हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में। आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि हमने ब्राह्मी स्क्रिप्ट पर बात की है, लेकिन तब हमने बात की थी मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि पर। जब हमने ब्राह्मी लिपि के बारे में बात की तो हमने देखा कि हमें सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ के अभिलेखों से ब्राह्मी लिपि के बारे में जानकारी मिल रही है। और मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक आते आते ब्राह्मी लिपि के अक्षरों में, उनकी बनावट में, मात्रा लगाने के तरीके में बहुत से अंतर दिखाई देते हैं, जो कि लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास के अभिलेखों में हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि गुप्तकालीन ब्राह्मी या ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास किन किन लोगों ने किया, तो इन विद्वानों में हमें कैप्टन ट्रॉयर का नाम मिलता है, जिन्होंने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश पढ़ा था। इसके अलावा डॉक्टर मिल ने भी इसी अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किया और लगभग इसी समय W.H. वॉथन ने गुजरात से प्राप्त बहुत से ताम्रपत्रों को पढ़ा, जिनका समय लगभग वल्लभी वंश के राजाओं से संबंधित माना जा सकता है। और जेम्स प्रिंसेप का पठन सबसे अधिक तात्विक और सफल माना जाता है। उन्होंने गुप्त काल के दिल्ली, कहोम, एरण, सांची, अमरावती और गिरनार अभिलेखों को पढ़ लिया और उनको स्पष्ट किया। अगर हम आगे बात करें ब्राह्मी लिपि के लिखने का तरीका क्या था, तो यहाँ बहुत अधिक बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। ये पहले की तरह ही थी, बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। यहाँ पर अक्षरों की बनावट में और उनके स्वरूप में जो अंतर आया, उन्हें हम इस तरह से देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अक्षर हैं। इनमें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, लगभग सभी अक्षर आपको देखने को मिल जाएंगे। जब हमने बात की थी मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि के बारे में, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे अक्षर थे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी कि वो कैसे बनाए जाते थे। इस आधार पे हमने ये मान लिया कि संभवतः वो अस्तित्व में रहे ही नहीं होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अस्तित्व में रहे हों, लेकिन क्योंकि वो हमें अभिलेखों में मिले नहीं, इस आधार पे हम निश्चित रूप से उनके बारे में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन जब हम गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो सभी अक्षर जो मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में नहीं थे, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा बड़ा ऊ वहाँ नहीं था, लेकिन यहाँ पर है, री है, ए है, ओ है। ये सारे अक्षर आपको मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि में नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सभी अक्षर देखने को मिल जाते हैं और ये उनके लिखने का तरीका है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अक्षरों में मात्रा लगाने का क्या तरीका था, क्या ये मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि के अक्षर में जिस तरह से मात्राएं लगाई जाती थी वैसे ही लगाया जाता था, या फिर यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अक्षर में बड़ा आ की मात्रा कैसे लगाई जाए, तो यहाँ हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। का में हमने बड़ा आ की मात्रा लगा के दिखाया है, खा में दिखाया है और गा में दिखाया है। इसी तरह से बाकी सभी अक्षरों में भी लगाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जब हमने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि के अक्षर पे बड़ा की मात्रा लगाई तो अक्षर के दाहिनी ओर एक रेखा खींच दी थी। यहाँ पे भी उसी तरह से है, लेकिन ये रेखा थोड़ी ऊपर की ओर जा रही है। कुछ अक्षर में मात्रा लगाने के तरीके में थोड़ा अंतर भी है। तो ये जो अपवाद वाले अक्षर हैं, ये हैं जा, ठा, था। तो यहाँ पर मात्रा अक्षर के ऊपर नहीं लगाई जा रही है, बल्कि अक्षर के बीच में लगाई जा रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह जब हम बात करें कि गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अक्षर में छोटी ई की मात्रा कैसे लगाई जाए, तो यहाँ पे हमने इस गुप्तकालीन ब्राह्मी अक्षर में छोटी ई की मात्रा लगाने के लिए अक्षर के ऊपर की ओर इस तरह से मात्रा लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर रेड कलर से लगा के दिखाया है। मात्रा को अक्षर के ऊपर दाहिनी ओर से लेते हुए हम बाईं ओर लेके जाएंगे। इस तरह से छोटी ई की मात्रा ये कहलाएगी।
इसी तरह जब हमें अक्षर के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगाना होगा तो हम छोटी ई की मात्रा के बिल्कुल विपरीत दिशा में मात्रा लेकर जाएंगे, अर्थात यहाँ पर हम बाईं ओर से दाहिनी ओर लेकर जाएंगे और इस तरह ये हमने यहाँ पर अक्षर की लिख दिया। आगे बढ़ने पे अगर हम देखें गुप्त काल के ब्राह्मी अक्षर पर अगर हमें छोटा ऊ की मात्रा लगानी हो तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो अक्षर नीचे से गोल आकार वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा घा और चा, इनका आधार नीचे से गोल है, तो ऐसे अक्षरों में मात्रा अक्षर के नीचे एक सीधी खड़ी रेखा खींच देंगे और ये जो रेखा होगी ये छोटा ऊ की मात्रा कहलाएगी। यहाँ पर कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जो अपवाद स्वरूप देखे जा सकते हैं, जैसे हमने देखा कु, झू, नु। इस तरह के अक्षरों में जब हमें मात्रा लगानी होगी तो वहाँ पर एक सीधी रेखा ना खींच के बल्कि मात्रा लगाने का जो तरीका है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि वो अक्षर जो गोल आधार वाले हैं उनमें मात्रा सीधी लाइन जाएगी और वे अक्षर जिनका आधार गोल नहीं है, अर्थात जो नीचे से एक रेखा के समान है, वहां पर मात्रा लगाने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। जैसे इसको इस तरह से भी देख लीजिए कि अगर मान लीजिए अगर हमने का पे ऊपर की तरह मात्रा लगा दी, जैसे हमने घा के ऊपर लगाई है, तो वहां पे हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो मात्रा लगी है अक्षर में या नहीं लगी है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि गुप्तकालीन ब्राह्मी अक्षर पर अगर हमें बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है तो उसके लिए क्या तरीका है। ऊपर वाले ही कुछ अक्षर हमने लिखे हैं, घा के ऊपर लगा के देखा, चा के ऊपर लगा के देखा, तो वहां पर सबसे पहले एक सीधी रेखा जाएगी अक्षर के नीचे की ओर और उसके बाद उसको बाईं ओर मोड़ दिया जाएगा इस तरह से। जैसे आप इसको ऐसे भी देख लीजिए, जैसे अंग्रेजी का अक्षर एल है तो उसको हमने उल्टी दिशा में बना दिया। इसी तरह से वो अक्षर जो अपवाद वाले हैं उनमें मात्रा लगाने का तरीका कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि हमने का पे लगा के देखा, झा के ऊपर लगा के देखा, ना के ऊपर लगा के देखा और भा के ऊपर लगा के देखा। इसी तरह से अगर हम ए की, ए की, ओ और औ की मात्रा लगाने का तरीका देखें तो यहाँ पर अगर हमें अक्षर के ऊपर ए की मात्रा लगानी होगी तो उसके लिए जैसा आपने ब्राह्मी मौर्य काल की पढ़ी थी तरीका लगभग वैसा ही है, बस वहां पर क्या था कि अक्षर के ऊपर बाईं ओर मात्रा लेके जाते हैं सीधी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो मात्रा थोड़ी सी सर्पाकार है, जैसे कि हमने का पे लगा के देखा और खा पे लगा के देखा। इसी तरह से जब हमें किसी ब्राह्मी अक्षर के ऊपर ए की मात्रा लगानी होगी, इसी तरह से जब हम बात करें कि अक्षर के ऊपर ए की मात्रा कैसे लगाई जाए, तो इसके लिए अक्षर के ऊपर जिस अक्षर पर हमें ए की मात्रा लगानी होगी उसके ऊपर हम बाईं ओर से एक सर्पाकार रेखा लेके जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। का के ऊपर कैसे ए की मात्रा लगी है, खा के ऊपर कैसे लगी है और गा के ऊपर कैसे लगी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि को याद कीजिए, वहां पर जब हमने ए की मात्रा लगाई तो वो भी कुछ इसी तरह की थी, लेकिन वो सर्पाकार ना होकर के एक सीधी रेखा थी, लेकिन यहाँ पर मात्रा का स्वरूप थोड़ा सा सर्पाकार का हो गया है। इसी तरह से जब हमें गुप्तकालीन ब्राह्मी अक्षर के ऊपर ऐ की मात्रा लगानी होगी तो वहां पर एक की जगह पर दो सर्पाकार रेखाएं होंगी इस तरह से, जैसे हमने कै लिख के दिखाया, खै लिख के दिखाया और गै लिख के दिखाया। इसी तरह आगे बढ़ने पे अगर हम देखें कि गुप्तकालीन ब्राह्मी अक्षर के ऊपर ओ की मात्रा कैसे लगाई जाए, तो यहाँ पर देखिए जिस अक्षर के ऊपर हमें ओ की मात्रा लगानी होगी उस अक्षर के ऊपर एक रेखा बाईं ओर से और एक रेखा दाहिनी ओर से जाएगी। जैसे इसको ऐसे भी देख लीजिए कि अंग्रेजी अक्षर वी जैसे बनता है, कुछ कुछ उसी तरह से मात्रा का स्वरूप भी है। इसी तरह से गुप्तकालीन ब्राह्मी अक्षर पर जब हमें औ की मात्रा लगानी होगी तो वहां पर
पहले ओ की मात्रा की तरह लगा लेंगे और बीच से एक और रेखा जाएगी और इस तरह से ये कहलाएगा कौ, खौ या आपका जो भी अक्षर होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हमने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि के बारे में बात की थी तो वहाँ पर हमें औ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, उसकी मात्रा कैसे लगती है इसका भी कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में हमें अ अक्षर और उसकी मात्रा का स्वरूप क्या था उसके बारे में भी पूरी तरह से पता चल जाता है। इसी तरह अक्षर में अनुस्वार कैसे जोड़ा जाए, अर्थात अक्षर पर बिंदु कैसे लगाया जाए, तो इस तरीके में ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया है, पहले की तरह ही है कि जिस अक्षर के ऊपर हमें बिंदु लगानी होगी उस अक्षर के दाहिनी ओर हम ऊपर की तरफ एक बिंदु लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हमने का पे लगा के दिखाया है, खा के ऊपर लगा के दिखाया है, ग और घा के ऊपर भी लगा के दिखाया है। इसी तरह यही तरीका बाकी सभी अक्षरों के लिए होगा, गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अक्षरों के लिए। आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि हमें संयुक्त अक्षर कैसे लिखने होंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं आने पाया है। जिस अक्षर को पहले बोला जाएगा पढ़ते समय उसको पहले लिख देंगे और जो अक्षर उच्चारित होगा बाद में उसको उसी के नीचे जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा आधा टा और टा, तो सबसे पहले टा लिख दिया और नीचे भी टा लिख दिया, लेकिन यहाँ पे तो दोनों टा टा है। अगर हमें मान लीजिए लिखना है स्था, जैसे कि हम यहाँ तीसरे नंबर पर देख सकते हैं, तो क्योंकि सा पहले है तो उसको हमने पहले लिख दिया और था बाद में है तो उसको उसी के नीचे लिख दिया। लेकिन इन सब में जो बात ध्यान देने वाली है वो ये होगी कि आप जब भी कोई संयुक्त अक्षर लिख रहे हों तो संयुक्त अक्षर, क्योंकि आप दो दो अक्षर जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस अक्षर की लंबाई भी दो गुनी हो जाए। उस अक्षर की लंबाई उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि एक अकेले अक्षर की होगी। इसी तरह से बाकी सभी संयुक्त अक्षर बना लिए जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे आधा पा और ता लिख के दिखाया, आधा का और ला लिख के दिखाया, लेकिन अंतिम अक्षर अगर आप देखें अंतिम शब्द तो यहाँ पे लिखा है स्था। स्था में क्या है बात, तरीका वही होगा कि सबसे पहले हमने सा लिख दिया और नीचे ठा लिख दिया। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पर ठा के ऊपर आ की मात्रा लगी है, तो जब हम गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि पे ब्राह्मी अक्षर पर आ की मात्रा लगाएंगे तो वहाँ पर हम ठा के ऊपर नहीं लगाएंगे बल्कि जो अक्षर हमने पहले लिखा है उसके ऊपर लगा देंगे मात्रा। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, हमने सा लिखा, नीचे ठा लिखा, मात्रा क्योंकि ठा के ऊपर है तो हमने ठा के ऊपर नहीं लगाया बल्कि हमने सा के ऊपर बड़ा आ की मात्रा लगा दिया। तो इस तरह से इसका जो पढ़ने का तरीका होगा वो स्था कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अक्षर में रा कैसे जोड़ते हैं तो यहाँ पर पहले की तुलना में थोड़ा सा आसानी होगी। जैसे का में हमने रा जोड़ा तो का लिख के नीचे की ओर हमने रा बना दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक तिरछी रेखा गई हुई है। इसी तरह त्रा लिखना है तो ता लिख के नीचे की ओर रा बना दिया, घा लिखना है तो घा लिख के नीचे की ओर रा बना दिया। और बाकी सभी अक्षरों में मात्रा लगाने का तरीका, रा लगाने का तरीका यही होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अक्षर के ऊपर भी रा लगाया जाता था, ऐसा हमें गुप्तकालीन अभिलेखों में देखने को मिल रहा है, जबकि हमें मौर्य काल में इस तरह की विशेषता देखने को नहीं मिली। और साथ ही साथ वो अक्षर जो हलंत वाले हैं उनमें हलंत लगाने का क्या तरीका था ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक्षर के ऊपर रा कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा एक शब्द लिखा हुआ है सा, आधा वा, पूरा वा और ऊपर रा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया सा, फिर लिखा हमने वा और उसके बाद नीचे फिर से वा लिखा। अब क्योंकि वा के ऊपर रा लगा है तो हमने सबसे ऊपर रा लिख दिया। रा वैसे ही लिखना है जैसे गुप्तकालीन ब्राह्मी अक्षर रा है। इसी तरह से अगर हमें किसी अक्षर पर हलंत लगाना है तो हलंत लगाने का क्या तरीका था कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा है रिपून, रिपून में ना के नीचे हलंत लगा है, तो यहाँ पे हमने पहले री लिख दिया, पा पे बड़ा ऊ की मात्रा लिख दिया, ये हो गया रिपू। और जिस अक्षर पर हलंत लगाना है
उस अक्षर को हम बाकी के अक्षरों से छोटा लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमने री और पू तो एक समान उसकी लंबाई रखी है, लेकिन ना के नीचे हलंत है तो ना को हमने छोटा करके लिख दिया है। इस तरह से जब इसको हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि ये ना हलंत वाला है। तो ये थे ब्राह्मी अक्षर और उन पर मात्रा लगाने का स्वरूप। इस वीडियो को आप देखिए, और अगर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, मात्रा लगाने के स्वरूप में कुछ बनावट आपको समझ में नहीं आ रही है मौर्य काल की तुलना में, तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए। थैंक यू।